सभी मित्रों को नमस्कार। हमारा जो पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है उसी के प्रक्रम में यह अगला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान के विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो 9 लेक्चर हुए हैं उनमें हम लोगों ने सबसे पहले अभी तक 9 लेक्चर में हम भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार तक पढ़ चुके हैं कंप्लीट। उसके हमने PYQ भी लगाए हुए हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस के जो भी आए हुए हैं। आज हम भारतीय संविधान के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है और मेंस में इससे को क्वेश्चन बनते नहीं हैं ज़्यादा, ठीक है। और जो भी बनेंगे मैं वो आपको बताऊंगा। वाकई इसको प्रीलिम्स के लिए थोड़ा पढ़ना होता है तो ये फैक्चुअल टाइप का है, ठीक है, लेकिन हम इसका अध्ययन करते हैं आगे। और यह हमारा आगे आज हम भारतीय संविधान के विकास के बारे में देखने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले बात यह है कि भारतीय संविधान के निर्माण को अब हम लोगों को समझना है। तो निर्माण के समझने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि ये संविधान का निर्माण हुआ आखिर कैसे है। इसके लिए मैंने आपको एक दो बातें बताई हैं कि देखिए, संविधान के लिए एक दिन में का ये परिणाम नहीं है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से हम लोग गुजरे हैं, यानी कि लंबी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोगों ने इस पर बहुत सारा चिंतन हुआ है और ब्रिटिश काल के दौरान इसका विकास हुआ। उन्हीं सभी बातों को हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद जब कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि अब आप अपना संविधान बना सकते हो, तो संविधान बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने संविधान सभा बनाया। क्या बनाया? संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया। और ये संविधान सभा बनाई और फिर संविधान सभा में जो सदस्य थे उन सभी सदस्यों ने संविधान का निर्माण किया। अब ये संविधान सभा क्या थी इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, या क्या होती है संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा से अभिप्राय एक ऐसे जनतांत्रिक निकाय से है जिनमें जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधियों द्वारा सुनियोजित तरीके से संविधान का निर्माण किया जाता है। यहाँ बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो संविधान सभा में लोग होते हैं वो जनता द्वारा चयनित होते हैं, ठीक है ना। और ये जनता द्वारा चयनित होते हैं, उन्हीं के द्वारा फिर संविधान का निर्माण किया जाता है। जैसे आज भी हम लोग चयनित करते हैं, है ना। उस समय भी हालांकि जो ये हमारी संविधान सभा हुई थी उसमें कुछ सदस्य मनोनीत भी थे, कुछ चयनित भी थे, उसकी आगे हम बात करेंगे। लेकिन संविधान सभा एक ऐसा जनतांत्रिक निकाय या संगठन है, होता है, एक सभा होती है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। यानी कि इसमें ब्रिटिशर्स द्वारा शामिल किए गए नहीं थे, हमारे और आपके द्वारा ही चयन किए गए लोग थे इसमें। हालांकि उस समय हम लोग तो नहीं थे, लेकिन हमारे जो भी लोग थे उनके द्वारा चयन किए गए लोग इसमें सम्मिलित थे। तो इसी निकाय को हम संविधान सभा के रूप में जानते हैं। यह बेसिक है एकदम, आपको कई लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए एक एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है समझना। चलिए, अब देखिए, अब देखते हैं कि देखिए संविधान ब्रिटिश जब हमारे यहाँ राज कर रहे थे उस समय में ही हमने संविधान की मांग आरंभ कर दी थी। और धीरे धीरे संविधान की मांग कब से हमने आरंभ की इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संविधान की मांग को हम लोगों ने 1895 में जब बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में ही संविधान की मांग अंतर्निहित थी। स्वराज मांगने का मतलब होता है कि अब हम स्वयं का राज चाहते हैं, और स्वयं का राज चाहते हैं इसका मतलब हम स्वयं राज करेंगे तो संविधान भी बनाएंगे। इसका मतलब कि स्वराज विधेयक में ही संविधान की मांग अंतर्निहित थी, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं थी, लेकिन अंतर्निहित तो थी ही। इसके बाद क्या हुआ, वर्ष 1922 को देखें, जब गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में तिलक के विचारों की प्रतिपुष्टि करते हुए कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही बनाया जाएगा, यानी कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। तो गांधी जी ने भी संविधान के बनाने की बात कही, तो संविधान की यहाँ भी बात उठी कि भाई संविधान हम लोगों को बनाना है। इसके बाद क्या हुआ, इसको प्रबल रूप से जब मांग ये उठाया गया, ये प्रबल रूप से देखिए 1934 में भी मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से
संविधान सभा के गठन की मांग की। तत्पश्चात औपचारिक रूप से यदि हम देखें कि औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा की गई, ठीक है ना। ये भी इन्हीं के द्वारा भी 1934 में ही की गई थी, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित नेहरू के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा चयनित होगी। यानी कि जनता द्वारा चयनित लोग उस संविधान सभा में होंगे, वह संविधान बनाएगी। ऐसा 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू जी द्वारा भी कहा गया। देखो एम.एन. राय का कई बार पूछा जाता है कि 1934 में औपचारिक तौर पर किसने कहा, तो एम.एन. रॉय। तो ध्यान रखिएगा ये सभी, हालांकि आपको मैं घटना चक्र इत्यादि से आपको PYQ भी इसके सॉल्व करवाऊंगा कि क्या ऐसे में PCS में या UPSC में क्या PYQ बनते हैं, वो सभी हमें आपको यहाँ करवाने वाला होगा। इसके बाद देखो अगस्त 1942 में जब क्रिप्स प्रस्ताव आया था, तो इसमें भी यह घोषणा हुई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, जो कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। यानी कि ऐसा क्रिप्स प्रस्ताव में भी यह समर्थन था। तो ध्यान रखिए कि संविधान सभा बनेगी और वो जो संविधान सभा होगी उसमें भारतीयों के लिए संविधान निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी बात यहाँ भी कही गई थी। तो इस तौर पर धीरे धीरे संविधान सभा की मांग होती रही और संविधान बनाने की भी मांग हम लोग करते रहे। 15 मार्च 1946 को लेबर पार्टी, यानी कि ब्रिटेन की बात हो रही है कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री जब एटली बने, वो एक उदारवादी थे। उदारवादी का मतलब है कि ठीक है अब चलिए भारतीयों का शासन वापस करिए, तो इस टाइप से थे। इनकी सरकार जब आई वहाँ, तो इन्होंने कहा और इन्होंने वहाँ से एक जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है यह पारित कराया और भेजाया यहाँ, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत व पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। तो 15 अगस्त जो हम लोग मनाते हैं तो यही, यानी कि यहीं से हम लोग स्वतंत्र हो गए थे। धीरे धीरे पहले डोमिनियन की बात हुई, लेकिन फिर पूरा हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए थे, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये संविधान सभा की मांग है। इससे ज़्यादा यूपीएससी के लिए देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये सभी चीज़ें, जितना मैंने इतना समझाया इन्हीं चीज़ों को मात्र याद रखिए, बाकी हम लोग देखेंगे। तो जहाँ जितना महत्वपूर्ण होता है मैं उतना आप लोगों के लिए अध्ययन करवा रहा हूँ, तो ये उतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे देखेंगे संविधान सभा की संरचना क्या थी, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, कितने लोग थे, कैसे यह कार्य प्रणाली करती थी, इन सभी बातों को भी अभी अध्ययन करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा के सदस्य जो इसमें विद्यमान थे, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना या फिर इसमें के जो संविधान सभा में जो सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे, ठीक है ना। अब इस जो 389 सदस्य थे ये भी कैसे थे, देसी रियासतों के जो राजा थे उनके द्वारा कुछ मनोनीत 93 सदस्य थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से जो चुनाव चयनित होकर के आए थे वो 292 सदस्य थे, और मुख्य आयुक्तों के प्रांत से जो आए हुए थे 4 थे। तो टोटल मिलाकर के 389 सदस्य यहाँ थे, ध्यान रखिएगा। और यह जो सदस्य थे इन्हें कैसे चयन किया गया था, तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चयन किया गया था, सीटें आवंटित की गई थी, ठीक है। तो यह इस प्रकार से थे। तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि जो संविधान सभा में लोग थे वो क्या केवल मनोनीत थे या क्या केवल चयनित थे। तो देखो वो मनोनीत भी थे देसी रियासतों के द्वारा संविधान सभा में, और निर्वाचित भी थे किसके द्वारा, भारतीय जनतंत्र द्वारा। तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के प्रतिनिधि थे, और प्रति 10 लाख पर एक सीट यहाँ निर्धारित की गई थी। संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, और इसमें वोट वही डालते थे जो कार्य, संपत्ति या शिक्षा इत्यादि की बात करते हैं। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि जैसे आज लोकसभा का चुनाव या विधानसभा के चुनाव होते हैं जिसमें हम सभी लोग वोट डालते हैं जो भी वयस्क हैं, ऐसा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, लेकिन प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यह हुआ था, ध्यान रखिएगा।
तो इसी आधार पर कई लोग संविधान सभा की आलोचना भी करते हैं कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ, जिसने संविधान को बनाया, वह संविधान सभा एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चयनित सभा नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार की आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन उस समय परिस्थितियां जैसी थी उस परिस्थितियों में वैसा संविधान बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। सीटों का निर्धारण कैसे हुआ? तो मुस्लिम, सिख तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटों का भी यह आवंटन इस समय किया गया। संविधान सभा के से मुस्लिम लीग के सदस्यों के पृथक होने के बाद, चूंकि जब फिर क्या हुआ कि शुरुआत में तो भारत और पाकिस्तान एक साथ ही संविधान सभा दोनों की बनी हुई थी, लेकिन फिर बाद में विद्रोह के चलते, मुस्लिम लीग के विरोध के चलते भारत और पाकिस्तान विभाजन हुए। तो वहाँ जो यहाँ से संविधान सभा के सदस्य थे, तो इसमें से कुछ सदस्य कम हो गए चूंकि पाकिस्तान में चले गए। तो संविधान सभा के मुस्लिम लीग के हटने के बाद जो सदस्य बचे थे वो बचे थे 299, यानी कि 299 सदस्य ही मात्र शेष रहे थे। अभी मैंने यहाँ आपको बताया था कि इसमें 389 थे, उनमें से 299 सदस्य केवल बचे हुए थे। अब देखिए, संविधान सभा में बहुत लोग थे, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि संविधान सभा में कौन कौन सी महिलाएं थीं, तो एक बार नाम ध्यान रखें तो अच्छा रहता है कि जैसे उत्तर प्रदेश से सुशीला कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, ठीक है, बेगम एजाइम रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उत्तर प्रदेश से थी। राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रदेश से, सरोजिनी नायडू बिहार से, हंसा मेहता बम्बई से, जी दुर्गाबाई मद्रास से, एकमात्र दलित महिला दक्षयानी बेलायुधन मद्रास से थी। अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है, मद्रास से। मालती चौधरी, रेणुका राय, लीला राय, एनी मस्करीनी त्रावणकोर से थी, और देसी रियासत से यह एकमात्र थी। तो यानी कि ये हम लोगों ने देखा, तो ये महत्वपूर्ण है। ये सब आपके पेपर में यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हालांकि आपके पास कंटेंट ये सभी होना चाहिए, एक बार आपको मालूम भी होना चाहिए नाम, तो इसलिए ये सामान्य जानकारी के लिए पढ़ा दिए हैं। पेपर के लिए ये नाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आपके यूपीएससी के लिए खासकर। आगे देखते हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं अन्य भी तथ्य कुछ देख लेते हैं संविधान सभा के बारे में। जैसे कि संविधान सभा में 15 महिलाएं निर्वाचित थीं, ठीक है, और भारत विभाजन के समय 14 महिलाएं बची इसमें। दिसंबर 1948 में पुनः 15 महिलाएं हो गईं। तो सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा के एकमात्र साम्यवादी थे, यानी कि सोमनाथ लाहिड़ी साम्यवादी थे। संविधान सभा में एक बात ध्यान रखना कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये दो लोग शामिल नहीं थे, ध्यान रखिएगा। तो संविधान सभा में महात्मा गांधी नहीं थे। एक कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखें तो ठीक ही रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि देखो, संविधान सभा को बनाने के लिए क्या था कि संविधान एक छोटा दस्तावेज तो था नहीं, एक व्यापक दस्तावेज था। तो व्यापक दस्तावेज था तो कैसे ये लोग बनाते? तो कुछ कुछ समितियां गठित की गई कि भाई समितियों को काम दिया गया कि एक व्यक्ति क्या करेगा, इसका प्रारूप बनाएगा, एक व्यक्ति इसके दूसरा कार्य करेगा। तो ऐसी छोटी बड़ी कई प्रकार की समितियां थीं। तो कुछ समितियों में जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रारूप समिति थी और उसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। तो ये सब कितनी क्या कैसी समितियां थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह इसलिए कि संविधान के विभिन्न भागों को एक सुनियोजित तरीके से हम निर्माण कर सके, उन सभी कार्यों के लिए यहाँ समितियां थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया। बहुत सारी समितियां थी जो कि दो वर्गों में हम बांट सकते हैं, एक तो प्रक्रिया संबंधी समितियां और एक विषय संबंधी समितियां। यानी कि एक तो जो प्रक्रिया करेंगी, जो बनाएंगी, और एक विषयों के बारे में बात करेंगी। तो प्रारूप समिति, संघ समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, जैसे रियासत से समझौता करना है तो उसके लिए अलग समिति बनाया, अल्पसंख्यकों के बारे में क्या प्रावधान करने हैं उनके बारे में अलग, झंडा इत्यादि से संबंधित क्या उसमें झंडा समिति, एक परामर्श समिति, ऐसे मूल अधिकारों से पर विचार करने के लिए मूल अधिकार समिति, ऐसी प्रांतीय संविधान के में प्रांतों का क्या प्रावधान रहेंगे उनके लिए प्रांतीय संविधान समिति, संघीय संविधान की क्या। तो संघ के लिए, इस
इस प्रकार हम लोगों ने एक एक मुद्दे पर विचार करने के लिए समितियों का गठन किया था। तो इस प्रकार की समितियां थी, इनके अध्यक्ष भी थे। ऐसे ही प्रक्रिया नियम समिति थी, अधिकार समिति थी, सभा समिति थी, परिचालन समिति थी, हिंदी व उर्दू अनुवाद समिति थी। तो इस टाइप से कई सारी ये समितियां थी। इनके नाम याद आपको यहाँ से कुछ के याद रखेंगे और उनके अध्यक्षों के नाम भी याद रखेंगे, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। उपरोक्त में से 8 बड़ी समितियां थी और तथा अन्य छोटी समितियां थी जिनके नाम व अध्यक्ष यहाँ लिखे हैं। तो कुछ कुछ के नाम और अध्यक्ष आप याद रख सकते हैं। जैसे देखो, आपको मैं बता दूं, एक ट्रिक बता दूं इसमें याद करने की, कि देखो संघ और संघीय, ठीक है, इधर आप देख रहे हो जहां संघ शक्ति समिति और संघीय समिति, तो संघीय की जहां बात है वहां जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं यहाँ। तो शुरुआत की संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इतना ही आपको याद रखना है। एक बात, चूंकि प्रांतों को हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सभी प्रांतों से समझौता करने का प्रयास किया और समझौता के बाद कई सारी रियासतों को एक साथ लाए। तो जो ये सब काम था प्रांतों को ये सब करना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। तो आपने यहाँ ये देखा, ठीक है। अब एक प्रारूप समिति थी जो कि जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो इनके बारे में आप लोगों ने देख लिया। कम से कम ये 4-5 समिति जो मैंने बताया, इनके तो आप नाम याद रखना और इसके अध्यक्ष याद रखना, जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और प्रारूप समिति। आगे आप देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों हेतु एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऐसे अब देखो, एक याद ये ध्यान रख लो कि प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो देखो, संघ की बात आया और राज्यों की बात आया, तो राज्य हेतु समिति के भी जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे संचालन समिति के, तो प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, इन 2 के राजेंद्र प्रसाद जी थे। जवाहरलाल नेहरू 3 के थे, संघीय समिति, प्रांतीय समिति और इस समिति। अंबेडकर जी अब प्रारूप समिति का याद रखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार समिति। बस इतने के नाम यदि याद रखेंगे तो पेपर में यदि इससे क्वेश्चन आएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। और यही थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है आपको, बाकी तो अभी ठीक ही है। तो इस प्रकार की कई सारी समितियां थी। ये छोटी समिति, मतलब प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे, इनको आपको ध्यान रख लेना है। थोड़ा सदस्यों के बारे में भी दे सकते हैं, जैसे प्रारूप समिति के। तो अब आप लोग, कई लोग इस मति भ्रम में रहते हैं कि कंप्लीट संविधान केवल अंबेडकर जी ने लिखा, तो इस मति भ्रम में मत रहिएगा। कई सदस्यों का फिर अपमान होगा वहाँ, या उनके जो योगदान है वह कम हो जाएगा। निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी का योगदान काफ़ी है और बहुत इसमें है, संविधान में, ऐसा नहीं है। लेकिन सभी लोगों का इसमें, जितने लोग, आप कितने सारे लोग पढ़ रहे हैं, महिलाएं पढ़ रहे हैं, इन सभी को अध्ययन कर रहे हैं, तो सभी का योगदान है। हम सभी के प्रति हम लोगों को सम्मान रखना है, इंक्लूड अंबेडकर जी भी, ठीक है। तो ये अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपको ऐसा नहीं बनना है, किसी मानसिकता से ग्रसित नहीं होना है, सभी आपके लिए समान और सभी सम्माननीय हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे इसमें, ठीक है, और वो इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। N गोपाल स्वामी आयंगर थे, KM मुंशी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधव राव थे। फिर बाद में इनके स्थान पर BL मित्र के स्थान पर ये आ गए थे, और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णामाचारी। तो इस प्रकार के ये सब है ना। तो इस प्रकार ये संविधान की प्रारूप समिति के जो लोग सदस्य थे, ये हम लोगों ने आपको बताया है। तो इतना ही आपको बस इसमें जान करके रखना है, और इतना ही यह इम्पोर्टेंट है। जितना यह इम्पोर्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ आप लोगों को पढ़ा रहा, ध्यान रखिएगा। अब संविधान सभा की प्रमुख बैठकें क्या हुई, कब क्या हुई, और उन बैठकों में कब हुआ, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, संविधान सभा की बैठकों के बारे में जाने तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि पहली बार ये लोग बैठे थे संविधान बनाने के लिए। इसमें क्या हुआ कि इसमें फिर अब संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। पहले दिन अस्थायी सदस्य से बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को, ये पूछा जाता है। 207 सदस्यों में 10 महिलाओं की उपस्थिति भी थी इसमें, जैसे सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख इत्यादि, ठीक है। तो ये लोग भी इस समय उपस्थित थे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण बैठकें ही लिखी हुई हैं। तृतीय बैठक लिखी हुई है जो
देखते हैं आप कि 11 दिसंबर 1946 को की गई और इसमें स्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इससे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो हम लोगों ने देख लिया यहाँ, ठीक है। तो इन्हें बनाया गया। फिर पांचवी बैठक हुई जो 13 दिसंबर 1946 को हुई और जिसमें पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव आप लोग जानते हैं, आज जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यही जो इसका मूल है वह उद्देश्य प्रस्ताव ही है। तो यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में ये कि हमारे क्या मूल बातों को ध्यान में रख करके हम संविधान बनाएंगे और वो संविधान में हम सम्मिलित करेंगे, इस प्रकार का तो यही रहता है। कुछ आगे अभी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ महत्वपूर्ण वो बिंदु भी यहाँ बताऊंगा कि उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से बिंदु सम्मिलित थे। फिर इसके बाद देखिए क्या है कि तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 15वीं बैठक हुई 26 जनवरी 1947 को। इसमें उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, सलाहकार समिति का चुनाव हुआ, ठीक है। तो ये बनाए गए। 17वीं बैठक में संघ सूची पर समिति की रिपोर्ट आई कि संघ सूची जो आप जानते हैं, केंद्रीय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इसी प्रकार संघ सूची पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। 18वीं बैठक में क्या हुआ? मौलिक अधिकार पर अंतरिम रिपोर्ट आया, नागरिकता पर, समानता पर। देखिए एक एक प्रावधान पर विचार किया गया। तो ये इतना बैठक हुई जो 2 साल 11 महीने 18 दिन के करीब लगा। इसमें क्या हुआ कि परिचर्चा की गई एक एक विषय पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए, और इतने वो दूरगामी और दूरदर्शी थे कि आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी सफलतम स्वरूप में, वो जीवंत दस्तावेज के स्वरूप में आज भी बना हुआ है। तो कहने का अभिप्राय यह कि यहाँ जो मौलिक अधिकार पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, नागरिकता पर, समानता पर, ये लोग सब विचार विमर्श करके ही इन सभी को प्रस्तुत करते और धीरे धीरे बनाया गया। इसलिए मैंने यहाँ बैठकें लिखी हैं। ये सब याद नहीं रखना है कि किस बैठक में क्या कैसा हुआ, ये सामान्य, ये सब बस केवल पढ़ने के लिए है। एक बार आपको समझ हुई कि क्या क्या हुआ है और कैसा हुआ है। यदि 1-2 बार ये लेक्चर की आपको समझ रहती है तो काफ़ी नॉलेज रहेगा। यदि कुछ क्वेश्चन ऐसा बनेगा यूपीएससी के लिए तो वो आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ समझ महत्वपूर्ण है। 19वीं बैठक 30 अप्रैल 1947 को हुई। इसमें स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई। ऐसे 20वीं बैठक 1 मई 1947 को धर्म का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार की बात की गई। तो इस प्रकार एक एक अधिकार जोड़े गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये सब कहीं से हमने डायरेक्टली उठा लिया, नहीं, हम एक एक चीज पर विचार किए हैं, संशोधित किए हैं, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाए हैं, तदनुरूप भी हमने उन लोगों को, उन सभी चीज़ों को शामिल किया है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही 21वीं बैठक हुई, विविध प्रकार के अधिकारों पर सभी पर बात की गई। ऐसे ही 27वीं बैठक में फेडरल पार्लियामेंट, यानी कि हम लोगों को संघीय जो हमारी है फेडरल पार्लियामेंट, उसको संघीय क्षेत्राधिकार क्या होगा, संघ के महालेखा परीक्षक की बात हुई, कैग की बात हुई, जो आज अनुच्छेद 148 से 151 तक है, इनके बारे में यहाँ बात की गई। 28वीं बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित संकल्प पर परिचर्चा की गई। तो इस प्रकार ये जो बैठकें हुई और इन बैठकों में ये सब परिचर्चाएं की गई। तो हम लोगों ने यहाँ महत्वपूर्ण बैठक में क्या क्या हुआ, यह सब बैठकें मैंने इसलिए लिखा कि आप लोग ये जाने कि एक दिन में हम लोगों ने नहीं बनाया, इनकी एक एक विषय जो विशेषताएं संविधान में शामिल की गई हैं उन सभी पर विचार किया और फिर इन सभी चीज़ों को हमने संविधान में अपनाया है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में, ठीक है मित्रों। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया था, जो पहली बैठक हुई थी, और पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई, भाई पाकिस्तान दो, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, ठीक है ना। इस प्रकार की बात पहली बैठक में इन्होंने विरोध कर दिया। जो अभी हम लोगों ने बैठ के देखी तो वही इन्होंने पहली बैठक में विरोध कर दिया। फिर इसके बाद मैंने बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो मोतीलाल नेहरू द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उनके पुत्र द्वारा, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के समक्ष ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का मूल विचार संवैधानिक संरचना के मूलभूत सिद्धांतों एवं दर्शनों से था कि मूलभूत क्या बातें होंगी जिनको हम ध्यान रखेंगे संविधान में। और अब हम लोगों को बात ये देखना है कि जो इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या वो आज के संविधान में सन्निहित है
ठीक है, तो हम पढ़ करके ये बात समझते हैं कि जो आज की हम प्रस्तावना या संविधान पढ़ते हैं वो सभी इसमें है या नहीं। हालांकि अभी आप लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे तो पढ़ ही रहे हैं, समझ आप विकसित कर ही रहे हैं। चलिए, अब तो संस्थापित करना था, यानी कि क्या मूल दर्शन होंगे, क्या मूल सिद्धांत होंगे संविधान में, उन सभी को इस उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया, जिसके प्रमुख अंश निम्न प्रकार हैं। और क्या अब कहा गया वो हम देखते हैं। कहा गया कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करने संबंधी दृढ़ एवं महत्वपूर्ण संकल्प को प्रस्तुत करती है। तो हम संपूर्ण संप्रभु गणराज्य होंगे। आज हमारी प्रस्तावना में ही ये सन्निहित है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो संप्रभु और गणराज्य और स्वतंत्र ये सभी हमारी इसमें आ चुका है। यानी कि ये सभी जो उस उद्देश्य प्रस्ताव में थे वो आज भी दर्शन या सिद्धांत हमारे समक्ष हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इनके विभिन्न अंगों तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। यानी कि जो संविधान के जो ये सभी अंग हैं इनमें शक्तियां होंगी सभी अंगों में, और सभी का स्रोत जो होगी वो भारत की जनता होगी। यानी लोकतंत्र का समर्थन किया गया और लोकतंत्र आरंभ किया गया। हाँ, यानी कि जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात आई है कि नहीं कि कौन होगा, तो इसमें हम भारत के लोग तो है ना, तो हम भारत के लोग यानी कि हम सभी का संविधान है, हम सभी शक्तियों के मूल स्रोत होंगे। यानी कि असली शक्तियां हम लोगों में निहित होंगी, ध्यान रखिएगा। भारत के सभी नागरिकों हेतु मूल अधिकार भी रहेंगे, यानी कि ये भी शॉर्ट में लिख लिया गया कि मूल अधिकार भी रहेंगे। कुल मिलाकर के क्या होता है, जैसे आप एक उत्तर लिख रहे होते हैं तो उत्तर का एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं ना कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, तो वैसे ही यहाँ भी पहले बना लिया गया था। अरे ये छोड़ो, आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं ना कि हम जाएंगे, फिर यहाँ से इस बस से जाएंगे, उधर बैठेंगे, फिर वहाँ से ऐसा करेंगे, वहाँ नहा लेंगे, फिर वहाँ दर्शन करेंगे। ऐसे कहीं यात्रा की आप प्लानिंग करते हैं। ऐसे पहले भी इन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव में लिख करके प्लानिंग किया था कि अगले 2 साल 11 महीने या जितने दिन में भी हम संविधान बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे या किन महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखेंगे। तो ये प्लानिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है, वही सब इसमें की गई थी। तो देखो, मूल अधिकारों को भी सम्मिलित किया गया इसमें, और सम्मिलित क्या किया गया, न्याय यानी कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई, स्वतंत्रता को सुरक्षा की बात की गई, अवसर की समानता, तो देखो हम लोगों ने देखा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 है वो इसी का भाव है, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि को हम शामिल करेंगे। तो अनुच्छेद 29 को इन्होंने कर लिया। विश्वास आस्था उपासना की स्वतंत्रता ये भी प्रस्तावना में है। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। संगठन बनाना इत्यादि ये सब 19 में है। लोक सदाचार की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार जो इसमें किए गए लिखा गया था वह सभी भारतीय संविधान में वैसे सम्मिलित कर लिया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से विचार विमर्श करके किया गया। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी वर्गों एवं जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के पर्याप्त ध्यान की बात की गई। तो भाग आप देख रहे हैं 10 में और भी जो भाग हैं उन सभी में ये सब उपबंध किए गए और इनके लिए अल्पसंख्यकों के लिए 29 और 30 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के तहत भी विशेष प्रावधान किया गया। आरक्षण का प्रावधान भी 15 और 16 अनुच्छेद के तहत ये किया गया। तो ये सभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ ये सभी जो प्रस्ताव ये सभी बातें कहाँ लिखी हुई थी, ये देख रहे हो आप लोग उद्देश्य प्रस्ताव में। और भी लिखा हुआ था कि केंद्रीय सरकार भारतीय गणराज्य के क्षेत्रों की एकता तथा विश्व के सभ्य देशों के न्याय व विधियों के आधार पर बनाएंगे। यानी कि जो हमारी केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय सरकार होगी, वो जो भी विश्व के सभ्य देश हैं या जो अच्छे देश हैं उनकी न्याय और विधियां जो हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग बनाएंगे। भूक्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र में अपनी समृद्धता को अक्षर बनाए रखेंगे। यानी कि सभी हमारी संप्रभुता रहेगी और हम देखेंगे भाई जो भी देश का हमें जो कुछ अच्छा लगेगा प्रावधान उसको हम लेंगे। चूंकि यही एक अच्छा विद्वान व्यक्ति को है कि भाई जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। तो यानी कि यहाँ यही विचार इन लोगों ने भी सोचा कि क्या मतलब है किस देश का है, जो अपने लिए अनुकूल है वह अपने लिए अच्छा है, जो अपने लिए प्रतिकूल है वह अपने लिए बेहतर नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह सभी अपनाया गया। एक प्राचीन भूमि क्षेत्र होने के कारण भारत विश्व में अपना उचित और सम्मानपूर्वक स्थान रखता है। तो ये सभी बातें इसमें थी। तथा यह विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण योगदान भी सुनिश्चित करता है। यानी कि हम विश्व कल्याण को, मानवतावाद को ये सब बढ़ावा देते हैं। उपरोक्त उद्देश्य प्रस्ताव न्यूनाधिक
परिवर्तित स्वरूप में भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में दिखाई देता है। तो संक्षिप्त रूप में एक बेहतर ढंग से इसको प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया और कुछ चीज़ों को हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों इत्यादि के तौर पर भी सम्मिलित कर लिया गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी उसमें क्या मूल बातें थी। अब हम लोग देखें कि भारतीय संविधान का जो अधिनियमन है और जो इसका प्रवर्तन है वो कैसे क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। संविधान के प्रारूप के को 2 बार वाचन के पश्चात विभिन्न परिवर्तनों को इसमें शामिल किया गया। यानी कि जो वाचन होते थे, वाचन यानी कि वहाँ परिचर्चा, तो जो परिचर्चा के पश्चात विभिन्न परिवर्तनों को इसमें शामिल किया गया। 26 नवंबर 1949 के दिन भारत के लोगों ने भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियम आत्मार्पित कर लिया। यानी कि हम लोगों ने संविधान जब बन चुका तो 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अंगीकृत यानी कि उसको अंगीकार कर लिया, अधिनियमित यानी कि उसको उस दिन से लागू किया, और आत्मार्पित यानी कि स्वयं ने आत्मा से अपनी से इसे स्वीकार लिया गया। तो ये 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में ही लिखे हुए हैं, तो ये वहीं की बात है कि हम लोगों ने इसको स्वीकार लिया। 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 को, ऐतिहासिक महत्व शब्द इसलिए चूंकि 26 जनवरी की हम पहले भी 1930 में ये सब चीज़ें कर चुके थे, भाई हम स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, तो ये ऐतिहासिक महत्व की डेट थी, इसलिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू किया, ध्यान रखिएगा। हालांकि संविधान के कुछ प्रावधानों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया कर दिया गया था, यानी कि कुछ प्रावधान तो 26 नवंबर 1949 को हुए थे, कुछ अनुच्छेद, लेकिन सभी नहीं। कंप्लीट संविधान हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग और भी देख लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या क्या लागू हुआ था। तो ये भी जैसे नागरिकता उस दिन उसी समय लागू हो गया, चुनाव, तदर्थ सम्मतियाँ, है ना, और अस्थायी परिवर्तन नियम, छोटे शीर्षकों के संबंध में कुछ अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 351, 352, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या हुए उस समय लागू हो गए थे 26 नवंबर को ही। संविधान सभा के सचिव AVR आयंगर ने सभा को में घोषणा की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधिवत भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। प्रस्ताव में पंडित नेहरू का समर्थन रहा, वल्लभ भाई पटेल का भी प्रस्ताव यानी कि नेहरू ने दिया और समर्थन वल्लभ भाई पटेल इत्यादि ने किया। तो सभी लोगों ने मिलजुल करके संविधान हम लोगों के बनने के बाद हम लोगों ने स्वीकार किया, और फिर इसी के आधार पर हम लोगों ने आगे चुनाव प्रक्रिया इत्यादि भी आगे बढ़ाई, ध्यान रखिएगा। हस्तलिखित, अब देखो हस्तलिखित प्रति अंग्रेजी में थी, जिसे नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत किया गया था, ठीक है। नंदलाल बोस द्वारा ही भारत रत्न या और पद्मश्री भी इन्हें मिला हुआ है। पुरस्कारों के प्रतीक चिन्ह को आकृति दी गई कि भारत रत्न कैसा होगा और पद्मश्री कैसा होगा, इनको भी आकृति दी गई। अंग्रेजी की छपी हुई प्रति थी, हस्तलिखित प्रति हिंदी में भी फिर बनाया गया, तो इस टाइप से ये बनाया गया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बातें, ये सब सामान्य बातें ही आपके पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, तो ये सब ऐसे ही बताने के लिए हैं। 26 जनवरी 1950 को प्रातः 10:30 पर, है ना, गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी जो भारतीय गवर्नर जनरल थे ने यह आधिकारिक घोषणा की कि 26 जनवरी 1950 से भारत अर्थात इंडिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण यानी कि अब इस पर किसी पर डिपेंड नहीं है, यानी कि ब्रिटेन इत्यादि पर डिपेंड नहीं है, 1% नहीं है, यानी कि संपूर्ण, है ना। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण नहीं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया है और लोकतांत्रिक गणराज्य बना है। तो इस प्रकार की घोषणा करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, और तब से अभी तक भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र ही है, यानी कि किसी के दबाव में नहीं है। आज हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के उसमें है, किसी भी तरीके से नहीं है, ध्यान रखिएगा। यदि होते तो ऐसा कैसे हो सकता था, ठीक है। तो संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य भी यहाँ देख लेते हैं। 6 मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को समाप्त किया गया, यानी कि ब्रिटेन की साथ, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों ने अपनाया, तो ये इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी को हम लोगों ने
राष्ट्रगान अपनाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, यानी कि सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज 1947 में, फिर राष्ट्रीय गान, फिर राष्ट्रीय गीत। ध्यान रखिएगा, हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन है ना, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में, और डीप में भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। ये आपके मेंस के सिलेबस का आप देखेंगे तो वहाँ देखिएगा, आपको जो पहली यूनिट में मैंने पहले दिन सिलेबस बनाया था उसमें आपको मैंने 1.3 पर भारतीय संविधान का विकास बताया था, और 1.4 पर मैंने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में कहा था। यही हम अगला यूनिट पढ़ेंगे, तो देख लीजिए, आपको दिख रहा है। इसी को हम अगले लेक्चर में जारी रखेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।